नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 2500 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी पूरे 101 शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है अभी अब 2025 में ग्रुप डी का, उसके सारे साइंस के क्वेश्चंस आपको 25 दिन में कंप्लीट करवा रहे हैं। और आज आपके पूरे 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर डे 9 दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में 10वीं क्लास है, क्योंकि ये क्लास मैंने ये सीरीज पर शुरू करने से पहले ही करा दी थी। तो आज आपके 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के 1500 क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जरूर आपको पूरा क्लास देखना है, और इससे पहले के जो क्लासेस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो भाई जल्दी से जाकर देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और करेंट अफेयर्स का भी पिछले 18 महीने का मैं आपको जो है ना करेंट अफेयर्स करवा रहा हूँ पूरे 2000 क्वेश्चंस पार्ट वाइज। तो वो क्लासेस भी आपको देखना है, दोनों का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और पूरे 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में आज कंप्लीट देखेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए, चाल को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी जो है, चाल अगर दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी हो जाती है। देखिए, जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लास बिल्कुल फास्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में कौन सा कथन सही है भाई? तो देखो, ए में लिखा है लैंगिक जनन में केवल एक जनक शामिल होता है और एक समान संतति उत्पन्न होती है। क्या गलत है? सभी जंतु अपने पूरे जीवन काल में लैंगिक रूप से जनन करते हैं। गलत है। सी में लिखा है लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल होता है। भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज के आरंभ में स्थित होती है? यानी सबसे टॉप में कौन सी जो है ना धातु होती है? तो देखो, पोटासियम सबसे पहले होता है ना, पोटासियम, सोडियम। तो देखो, पोटासियम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखना। अगला सवाल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाष्पन की दर को कैसे प्रभावित करता है? बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाष्पन की दर को कैसे प्रभावित करता है? ए में लिखा है वाष्पन केवल बंद पात्रों में होता है। गलत। बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाष्पन को बढ़ाता है। जितना बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वाष्पन की दर और उतनी वाष्पन की जो दर है उतनी और अधिक बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दो प्रतिरोधक R1 और R2 ये समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है। जब उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़कर 10 ओम हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए भाई। देखो, दो प्रतिरोधक है R1 और R2, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध आपको दे के रखा है, यानी 1/, देखिए तो समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो इसका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/R। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/R इक्वल टू, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो होता है ना भाई। अब तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R, ये इसका मान आपको दे के रखा है, तो 1/R कितना है? तो 5 ओम है, यानी 1/5 हो गया, बराबर R1 का मान आपको यहाँ पर नहीं दे के रखा है, R1 का मान ही बेसिकली निकालना है, प्लस R2 का मान आपको दे के रखा है कि 10 ओम हो जाता है, 1/10। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको जब आप सॉल्व करोगे साथियों तो क्या निकल के आएगा देखिएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ये जो है ना ये जो है आपका इधर जाएगा तो इधर 1/5 माइनस 1/10, यही तो होगा ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? R1 इक्वल टू 1/10। तो R इक्वल, देखिए यहाँ पर R का मान कितना हो जाएगा? तो R का मान आपका हो जाएगा साथियों 1/R1 का मान अगर 1/10 है तो R1 का मान आपका हो जाएगा 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ओम। अगला सवाल है, लूप अथवा कॉपर टी जैसी
गर्भ निरोधक युक्तियों को मानव शरीर के किस हिस्से में स्थापित किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो लूप अथवा कॉपर टी जैसे, ठीक है, गर्भ निरोधक को मानव शरीर के किस अंग या हिस्से में स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में। गर्भाशय करेक्ट आंसर होगा। विज्ञान प्रयोगशाला से निम्नलिखित बिलियनों के एकत्रित नमूने से सही अम्ल क्षार युग्म को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, डी आपका करेक्ट होगा एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एसिटिक अम्ल एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय लवण है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब सोडियम जो है ना, सोडियम जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का यौगिक बनता है? तो भाई सोडियम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये आयनिक यौगिक बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? जहां पर पोटासियम दे के रखा है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। तो देखो सबसे अधिक रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? पोटासियम, तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद क्या होता है? सोडियम तो है नहीं, कैल्शियम भी नहीं है, तो फिर मैग्नीशियम आएगा, तो मैग्नीशियम फिर बाद में आएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आएगा और फिर जो है जिंक आएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक यूकैरियोटिक, कोशिका दो प्रकार की होती है आपका, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो भाई देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इसमें जो है ना जो कोशिकांग होता है उसमें झिल्ली नहीं होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक में होता है। लेकिन बताना है कि यूकैरियोटिक में सभी में नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको दे के रखा है एक राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होता है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका में स्थित होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये बूंदे टाइप में होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसमें जो है बिखरा हुआ रहता है, इसे बूंदा आकार का। तो राइबोसोम जो है ना ये झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा एक गलत है। डी में लिखा प्रतिध्वनि के एकाधिक परावर्तनों के कारण होती है। बिल्कुल ये सही बात है, आपको गलत चुनना है। कठोर दीवारों वाले बड़े हॉलों में प्रतिध्वनि आम बात होती है, बिल्कुल। अत्यधिक प्रतिध्वनि से भाषण में बाधा आ सकती है, बिल्कुल। प्रतिध्वनि सुनने की स्पष्टता में सुधार करने में मदद मिलती है, ये यार गलत है, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने की स्पष्टता में सुधार करने में मदद मिलती है, नहीं, उसको आप कैसे सुधार करोगे? ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक लड़का विराम अवस्था से दौड़ना शुरू करता है और 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक पहुंच जाता है। यदि त्वरण एक समान है तो इस अवधि में तय की गई दूरी और त्वरण क्रमशः क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। अब न्यूमेरिकल है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो u का मान आपको यहाँ पर विराम अवस्था से लिखा है, यानी u का मान तो 0 होगा, ठीक है। अंतिम वेग आपको यहाँ पर दे के रखा है, ठीक है। अंतिम वेग देखो ये 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाता है, यानी v का मान आपको 60 मीटर प्रति सेकंड दे के रखा है। टाइम आपको दे के रखा है 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 5 छक 30, यानी 300 सेकंड आपका टाइम हो जाएगा। और त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v माइनस यू बटे टी। तो v का मान है 60, ठीक है, u का मान आपका 0 है बटे टी यानी 300। तो इसको सॉल्व करोगे तो a का मान जो है आपका 0.2, देखो एक्सेलरेशन का मान 0.2 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का मान आएगा। अब दूरी निकालिए, तो गति के किस समीकरण का प्रयोग करोगे आप? गति निकालना है ना आपको, दूरी निकालना है ना बेसिकली। तो दूरी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला? सिंपल से आप ये भी लगा सकते हो यहाँ पर दूरी निकालने के लिए, ठीक है। दूरी निकालने के लिए जो है ना आप ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो कि दूरी बराबर आपका u प्लस v, ठीक है, u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो देखो u का मान तो आपको 0 दे के रखा था, ठीक है, और v का मान आपको कितना दे रखा था? 60, ठीक है, बटे 2, और गुने टाइम आपको कितना दे के रखा था? तो 300,
ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 2 से देखो 2 से इसको आप काट दोगे तो 150 आएगा, और 150 गुने 60, 150 गुने 60 कितना होता है, 150 गुने 60 कितना होता है भाई, तो 900 मीटर। 900 मीटर को हम 9 किलोमीटर लिख सकते हैं, और त्वरण हमारा आया था 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अब देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तो लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी कार्य करता है, क्या अमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर। अगला सवाल है, जलीय पादपों में पाया जाने वाला वह मृदुतक कौन सा है जिसमें तैरने में सहायता के लिए बड़ी वायु गुहाएं होती हैं। तो वायुतक में, जिसको एरेनकाइमा आप बोलते हैं, एरेनकाइमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो लेंस का आवर्धन -2 होता है। यदि प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका मान आप कैसे निकालोगे साथियों। निकालने के लिए देखो आवर्धन यानी m का मान आपको दे के रखा है, यहाँ पर m का मान -2 दे के रखा है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी आपको दे के रखा है, यानी v का मान आपको दे के रखा है 40 सेंटीमीटर, और u का मान, वस्तु की दूरी यानी u का मान आपको कितना दे के रखा है, तो u का मान जो है ना साथियों यहाँ आपको दे के रखा है x सेंटीमीटर ना, तो x ही इसको मान लीजिए। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, सिंपल सा सवाल है। आवर्धन का सूत्र होता है साथियों, लेंस में क्या होता है, लेंस में होता है भाई v/u, v/u केवल होता है, माइनस नहीं होता है, ठीक है। अब देखो तो v/u यहाँ आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है, -2 दे के रखा है। तो v/u बराबर -2 आपको दे के रखा है ना, देखो v/2 यहाँ आवर्धन आपको -2 दे के रखा है, m का ही ये मान होता है ना, -2 दे के रखा है। तो देखो v का मान यहाँ पर 40 है, u का मान x है, u का मान कितना था, x ही था, ठीक है, x ही हाँ x ही था, x था, और इधर कितना था, -2 था ना। हाँ तो देखो इधर क्या हो जाएगा, -2x = 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 20 हो जाएगा, और माइनस x होगा, -x बराबर 20 और x बराबर -20 हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेंडल ने लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विशेषकों को नियंत्रित करने वाले कारकों की कितनी प्रतियां प्रस्तावित की थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेंडल ने लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विशेषकों को नियंत्रित करने वाले कारकों की कितनी प्रतियां प्रस्तावित की थी। तो भाई 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 2। यदि 50 ओम के प्रतिरोधक से 8 मिनट तक 4 एम्पियर धारा प्रभावित की जाए तो उष्मा कितनी होगी। ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पर जो है ना आर का मान आपको दे के रखा है 50 ओम, ठीक है, और टाइम आपको दे के रखा है कितना, यहाँ 8 मिनट। तो 8 मिनट को सेकंड में बदलोगे 8 × 48 यानी 480 सेकंड, और आपको आई का मान धारा दे के रखा है कितना, तो 4 है, 4 एम्पियर दे के रखा है, ठीक है। तो देखिए उत्पन्न उष्मा का सूत्र जूल का नियम से हम निकालते हैं, जो कि होता है H = I² ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो H बराबर I² यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, गुने R कितना दे के रखा है, तो 50 दे के रखा है, और टाइम कितना दे के रखा है भाई, तो 480 दे के रखा है। यही तो होता है ना, यही होता है। तो इसको सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे साथियों तो कितना हो जाएगा पता है, इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो 384 जूल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 384 किलो जूल लिख सकते हैं क्या। तो 384 किलो जूल आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि किसी वस्तु का वेग, ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग समय t से प्रारंभिक मान u से अंतिम मान v तक परिवर्तित हो जाता है तो त्वरण क्या होगा। त्वरण क्या होता है, अभी मैंने बताया था फाइनल, यानी v - u बटे t। तो v - u बटा t देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है। काफ़ी अच्छा सवाल है।
तो इनमें से कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है। हृदय की मांसपेशी कोशिका नहीं, चिकनी मांसपेशी कोशिका नहीं, धारीदार नहीं, पादप कोशिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पादप कोशिका। किसी अपरमाणविक कण की खोज ने, ठीक है, थॉमसन के मॉडल का विकास किया था। तो किस अपरमाणविक कण की खोज ने थॉमसन के मॉडल का विकास किया था? तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज में। अगला सवाल देखिएगा, लवंग या लौंग तेल का उपयोग घ्राण सूचक, ठीक है, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में क्यों किया जाता है? देखो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अलग अलग नहीं गलत है, ए करेक्ट होना चाहिए था इसका। हाँ, ए करेक्ट होगा कि यह अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अलग अलग गंध उत्पन्न करता है साथियों, ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखो स्नायु यानी लिगामेंट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो बताइए कौन सा कथन जो है सही है? देखो ए में लिखा है स्नायु अस्थियों को अस्थि से नहीं जोड़ती, गलत। स्नायु पेशियों को अस्थि से जोड़ती है, ये तो टेंडन करता है। सी में लिखा है स्नायु दो अस्थियों को जोड़ने वाले उत्तक नहीं है, गलत। डी करेक्ट है कि स्नायु जो है लिगामेंट्स ये अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं तथा कम मैट्रिक्स वाले अत्यधिक प्रत्यास्थ संयोजी उत्तक होते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? रेत और चीनी तो है, तेल में जल भी है, रेत में नमक भी है, सिरका जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन पृथ्वी को सूर्य के किस विकिरण से बचाता है? तो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र बताइए किस प्रकार का होता है? देखिए अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, ए में लिखा है, वह गोलाकार सतह का ज्यामितीय केंद्र होता है, ठीक है, जिसका दर्पण भाग होता है। बिल्कुल भाई, देखो इस प्रकार से होता है। और देखो ये बीच में जो है ना आपका क्या होता है, बीच में आपका होता है ये वक्रता केंद्र। तो ये वो गोलाकार सतह का ज्यामितीय केंद्र होता है जिसका दर्पण का भाग होता है। बिल्कुल सही है, ये दर्पण होता है ना इस प्रकार से, और बीच में आपका वक्रता केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो परिक्षेपण यानी डिस्पर्जन की परिघटना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ए में लिखा है प्रकाश का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन ही परिक्षेपण कहलाता है, गलत। बी में लिखा है श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरते समय अपने 7 घटक रंगों में विभक्त होना ही परिक्षेपण कहलाता है। बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सर्वोत्तम रूप से दर्शित करता है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चीनी जल में घुल जाती है, यानी चीनी के जो कण होते हैं वो जल में मौजूद जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें समा जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्लोर क्षार यानी क्लोर एल्कली प्रोसेस या क्रिया में एनोड पर क्या उत्सर्जित होता है भाई? तो क्लोर क्षार क्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरीन गैस। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्यात्मक समूह की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो किसी कार्बनिक यौगिक में जो कार्यात्मक समूह होती है ना, इसकी प्राथमिक भूमिका ऑप्शन नंबर ए में लिखी है कि यौगिक के अभिलक्षणिक रासायनिक गुणधर्म ये प्रदान करता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं? देखिए खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका जो होती है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी झिल्ली की पृष्ठ पर क्या उपस्थित होता है भाई? राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें क्या मौजूद होता है? तो इसमें लिपिड होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? ए में लिखा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के समान नहीं, सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक नहीं, दिशा यादृच्छिक होती है नहीं, सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन यही है कि सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक, याद रखना। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संततियों में अधिक विविधता क्यों पाई जाती है? बताइए लैंगिक जनन में अधिक वेरिएशन क्यों होता है, यही आपको बताना है। तो ए लिखा है यह जनक के सटीक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, नहीं, यह केवल मनुष्यों में ही होता है, नहीं, इसमें 2 जनकों से आनुवंशिक पदार्थों का संयोजन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर साइकिल चलाता है, वह 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो इसका औसत वेग क्या होगा भाई? 0 मीटर प्रति सेकंड। कैसे होगा आपको बता देते हैं। देखो औसत वेग बेसिकली होता क्या है? औसत वेग आपका होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले, जिसका त्रिज्या 10 मीटर है, ठीक है, आर का मान आपको दे के रखा है यहाँ 10 मीटर आर का मान, ठीक है। तो इस वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहा है, इस वृत्तीय पथ पर ये साइकिल चला रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, आप अगर एक वृत्तीय पथ पर साइकिल चलाओगे तो आप कोई दूरी तय करोगे क्या? मान लेते हैं यहाँ से अगर शुरू किया है और घूम रहे हो तो फिर वापिस यहीं पर आओगे, फिर अगर चला रहे हो तो फिर वापिस यहीं पर आओगे, यानी विस्थापन तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यहाँ विस्थापन 0 है, समय आपको कितनों भी दे के रखे, XYZ, यहाँ 10 मिनट दे के रखा है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका ओवरऑल मान क्या आएगा? 0 ही तो आएगा ना। जब कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो इसका वेग कैसे निकालें? ऑप्शन नंबर सी 0 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि पवन चक्की की ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करते हैं? तो पवन चक्की की जो ब्लेड होती है ना, पवन चक्की की जो ब्लेड होती है वो किसके कारण घूर्णन करती है? तो पवन की गतिज ऊर्जा के कारण। अगला सवाल है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन 17 हैं, 18 न्यूट्रॉन हैं? बताइए। देखो, अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना, किसी भी तत्व में, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर 17 है तो प्रोटॉन भी आपका 17 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित ससंयोजक यौगिकों में से किसमें साझा इलेक्ट्रॉनों देखो, साझा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या सबसे कम होगी? बताइए, साझा इलेक्ट्रॉनों की युग्मों की संख्या सबसे कम किसमें होगी? तो देखो, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन 2 और 6 होता है, इसको केवल 2 चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन का ही कम होगा बाकी सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो भाई पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्लैंड याद रखना। कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं लंबी होती है, ये तो सही है। कोशिकाएं गोल, अंडाकार, तर्करूपी या शाखित हो सकती है? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकती है। कोशिका की आकृति उसके कार्य से संबंधित होती है, यह भी आपका सही है। डी में लिखा है सभी कोशिकाएं समान आकार और समान आकृति की होती है, यह गलत है यार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होगा? तो जहां से वो प्राप्त करेगा, कहां प्राप्त करता है? डेंड्राइट से, दुर्मिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी सबसे अधिक और लाल सबसे कम विचलित होता है। मुंह में पीएच मान किससे कम होने पर दंत वल्क का क्षय शुरू हो जाता है? तो याद रखना, मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। पदार्थ के कणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ए में लिखा है पदार्थ के कण स्थायी होते हैं। देखिए, नहीं, ठोसों में कणों के बीच अधिक अंतराल होता है, गलत। पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, बिल्कुल सी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, रेखा 40 मीटर लंबे पुल में 1 मिनट में, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर वापस आ जाती है, इसका औसत वेग क्या होगा? अभी मैंने आपको समझाया था, अगर विस्थापन नहीं होगा तो आपका जो है ना विस्थापन ही नहीं होगा, तो अगर कोई दूरी ही आप तय नहीं करोगे तो विस्थापन नहीं होगा। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में बोला है रेखा एक लंबी 40 मीटर पुल है, ठीक है, 40 मीटर पुल है, वो यहाँ से शुरू करती है, यहाँ तक जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है और फिर वापस यहीं पर आ जाती है, फिर जाती है, फिर वापस यहीं पर आ जाती है, ठीक है। और 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर वापस आ जाती है, तो वापस आ गई ना ये, तो इसका औसत वेग क्या होगा? विस्थापन तो 0 हो गया ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो विस्थापन अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका औसत वेग आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में होता है? मनुष्य, गाय, मुर्गी, सब में आंतरिक निषेचन होता है, मछली में बाहरी निषेचन होता है, मछली करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कॉन्सर्ट हॉल में वक्रित छत का मुख्य उद्देश्य, देखिए कॉन्सर्ट हॉल आपने देखा होगा, वहाँ की छत जो है वक्रित आकार का होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों को हॉल के सभी भागों तक समान रूप से पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है जो लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है? देखो, रेशम के कपड़े का थैला
ये तो विघटित हो जाएगी। जूट का थैला भी, सूती कपड़े का थैला भी, प्लास्टिक का थैला ये लंबे समय तक अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के अप्रभावी लक्षणों की अनुपस्थिति और F2 में पुनः उपस्थिति की व्याख्या कौन सा विकल्प करता है? तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अप्रभावी विशेषक नष्ट हो जाते हैं, नहीं। बी में लिखा है अप्रभावी एलील F1 में छिपे रहते हैं लेकिन पृथक्करण के कारण F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किस पदार्थ की पतली परत बनाती है? तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर 50 न्यूटन का बल कार्य करता है। प्रणोद और दाब के मान क्या होंगे? भाई ध्यान से देखिएगा साथियों, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। एक चीज केवल याद रखनी है, ठीक है। देखो बल आपको कितना दे के रखा है, F का मान 50 न्यूटन और देखो ये जो क्षेत्रफल है यानी एरिया आपको कितना दे के रखा है, तो 0.1 मीटर स्क्वायर आपको दे के रखा है, ठीक है। तो प्रणोद यानी थ्रस्ट, प्रणोद बराबर बल, तो प्रणोद जो है आपको यहाँ पर बेसिकली कितना दे के रखा है, प्रणोद बराबर आपका थ्रस्ट होता है, ठीक है। प्रणोद माफ करना, प्रणोद बराबर बल होता है। तो यहाँ पर प्रणोद बेसिकली आपको कितना दे के रखा है, तो 50 न्यूटन दे के रखा है। अब दूसरे स्टेप में आप दाब निकालोगे, ठीक है। यहाँ पर प्रणोद का मान तो आपका 50 आएगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि प्रणोद यानी थ्रस्ट बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स का मान अगर आपका 50 है, ठीक है, तो थ्रस्ट का मान भी आपका 50 ही आएगा। यानी यहाँ प्रणोद तो आपको पता चल गया कि प्रणोद जो है आपका 50 आएगा, ठीक है। प्रणोद जो है आपका 50 आएगा, 50 न्यूटन आपका प्रणोद आ गया, ये प्रणोद, ठीक है। प्रणोद आपका 50 न्यूटन आ गया भाई, थ्रस्ट। और अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रेशर निकालना पड़ेगा। और दाब का सूत्र क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स कितना है, तो 50 है, एरिया कितना है 0.1 है। इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा, यानी प्रेशर का मान आपका 500 पास्कल आ जाएगा, 500 पास्कल। तो देखिएगा प्रणोद 50 न्यूटन और दाब 500 पास्कल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। प्रतिरोध R वाले चालक के सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यदि धारा 2 एम्पियर है तो R का मान कितना होगा? सिंपल सा सवाल है। अब इसको आप 5 सेकंड में निकाल सकते हो, जो मुंह जबानी भी निकाल सकते हो। देखो ओम का नियम V बराबर I इंटू आर। V का मान 6, I आपको देकर रखा है 2 और R आपको निकालना है। तो R बराबर 6/2 यानी 3 ओम आपका आंसर हो जाएगा, 3 ओम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है? देखो अभिसारी लेंस आप किसको बोलते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अपसारी लेंस, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए में लिखा है कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जैव भार यानी बायोमास के अपघटन से हुआ था, बिल्कुल सही है। ये नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों ही सही है। अगला है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो होगी वो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगी। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग अथवा अंग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती हैं? बताइए, निम्नलिखित या मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग या अंग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है? तो श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक धागे से बंधे, ठीक है, एक धागे से बंधे और वृत्तीय पथ पर घूमते हुए पिंड पर क्या प्रभाव पड़ता है जब धागे को अचानक छोड़ दिया जाता है या टूट जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है जिस दिशा में यह छोड़े जाने के समय जा रहा था। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का सही वर्णन करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ए में लिखा है, जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यार देखो, जो उत्तल दर्पण होता है ना, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो जितने भी वास्तविक है इनको तो पहले काट दो, यहाँ भी वास्तविक है इसको भी काट दो। केवल डी करेक्ट होगा। जब बिंब पर परिमित दूरी होती है तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच आभासी और छोटा बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा,
अगला सवाल है, जब 112 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 18 ग्राम जल प्राप्त होता है, तो कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा सवाल है, आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो है ना, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे के रखा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 112 ग्राम दे के रखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे के रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको 44 ग्राम दे के रखा है, और जल जो है कितना आ रहा है H2O, तो 18 ग्राम आ रहा है। कुल अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा, कुल अभिकारक, ये अभिकारक है ना, ये अभिकारक हैं ये दोनों, तो कुल अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हो रहा है, 112 प्लस 44 कितना हो रहा है साथियों, 156 ग्राम हो रहा है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सोडियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान होगा वो 156 माइनस 18 ग्राम जो जल का होगा, इसको हम जब घटा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट का प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 138 ग्राम भाई। तो ऑप्शन नंबर डी 138 ग्राम करेक्ट आंसर होगा। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं यानी बड्स होती हैं, तो ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपास्थि को अधिक लचीला बनाता है, क्यों। देखिए यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है नहीं, इसमें वसा से भरा मैट्रिक्स होता है नहीं, इसमें एक ठोस प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स होता है नहीं, इसमें तरल जैसा मैट्रिक्स होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होने को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो बर्फ को गर्म करके जल बनाना नहीं, जल में चीनी घोलना नहीं, चॉक स्टिक को तोड़ना, बिल्कुल चॉक स्टिक को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। पुष्पों में थैलेमस यानी धानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो पुष्पों में जो थैलेमस होता है धानी, वो कौन सा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह पुष्प के भागों को सहारा देता है तथा फल का भाग बन सकता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, एक लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 6 kg है और इसका आकार 40 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर है। इसे 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर भुजा पर रखी मेज पर रखा गया है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो यह मेज पर कितना दाब डालता है भाई। अब देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा मतलब अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो द्रव्यमान आपको दे के रखा है, एम का मान आपका 6 kg है, ठीक है, और यहाँ पर जी का मान भी आपको दे के रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुटके का जो आधार है, ठीक है, गुटके का जो आधार है वो आपका 30 × 20 सेंटीमीटर दे के रखा है। गुटके का जो आधार है आपका बेस है गुटके का, वो कितना है 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर आपको दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ अगर आप भार निकालने जाओगे ना तो F का मान भी निकाल लो ना साथ ही साथ। F बराबर क्या होता है, M × G। M आपका 6 है और G 10 है, यानी आपका 60 न्यूटन बल आ जाएगा यहाँ पर F का मान। अब देखिए संपर्क क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले संपर्क क्षेत्रफल आप निकालो यहाँ पर। तो देखो 30 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो 30 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर लिख सकते हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.3 गुने 0.2 बराबर कितना आएगा साथियों यहाँ पर, तो 0.06 मीटर स्क्वायर। और दाब क्या होता है, अभी मैंने बताया था। प्रेशर आप कैसे निकालते हैं, तो देखो फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल, इसी से दाब निकालते हैं, ठीक है। तो ये F है और नीचे A है। तो F का मान कितना है, यहाँ तक समझ गए ना, इसको मिटा देते हैं, चलो यहाँ पर समझा देते हैं। F अपॉन A, तो F का मान 60 है और एरिया आपका कितना निकल के आया था अभी, 0.06, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो साथियों 1000 आएगा। देखो इधर 2 जीरो ऊपर चढ़ जाएगा और 6 इसको काट देगा एक बार में, तो 1000 पास्कल आपका मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है। तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है। आज बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो अयस्कों के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है, तो बालू और अवांछित
अवांछित चट्टानों जैसे अशुद्धियों को दूर करना भाई। ऑप्शन नंबर ए, 12 वोल्ट की एक बैटरी को 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 10 ओम प्रतिरोधक से होकर कितनी धारा प्रभावित होगी भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से देखिएगा। देखो आप सबसे पहले जो है ना साथियों, बैटरी का विभव यानी वोल्ट आपको दे के रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, भी आपको 12 वोल्ट दे के रखा है और श्रेणी क्रम में है ना सारे, तो ये देखो श्रेणी क्रम में है तो इनका कुल प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे सबको जोड़ दो। तो भाई जब सबको जोड़ोगे ना यहाँ पर साथियों, देखो जब सभी को यहाँ पर जोड़ोगे तो सभी को यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना होगा, जोड़िए 10 और 4 14 और इधर 6, 14 से 20, R का मान आपका 20 आएगा, 20 ओम आएगा समतुल्य प्रतिरोध। और देखिए समतुल्य प्रतिरोध आपका 20 आ गया। परिपथ में धारा आप कैसे निकालते हैं, तो ओम का नियम से, तो ओम का नियम V इक्वल टू I इंटू R, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट V अपॉन R। तो V का मान है 12, R का मान है 20, इसको काटिए ना आप 6/10 जो कि होगा 0.6 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। अच्छा और कुछ बोला था क्या यहाँ पर, तो 10 ओम प्रतिरोधक से होकर कितनी धारा, 10 ओम प्रतिरोधक से कितनी धारा गुजरेगी, हाँ तो यही आएगा यार, 0.6 एम्पियर ही इसका मान आएगा। वैसे भी देखो एक जीव विज्ञानी एक हाइड्रा को 2 असमान भागों में काटता है, ठीक है भाई, एक जीव विज्ञानी है जो एक हाइड्रा को 2 असमान भागों में काटता है। एक भाग में पूर्ण विकसित मुकुल है, मुकुल के साथ सर्वाधिक क्या होने की संभावना होगी, कि ऑप्शन नंबर बी, मुकुल एक नए हाइड्रे में परिवर्तित हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका ना कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये किसका एक उदाहरण है, तो भाई ये जो है ना किसका एक उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए न्यूरॉन में डेंड्राइट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो देखिए न्यूरॉन में जो डेंड्राइट होता है इसका प्राथमिक कार्य होता है अक्ष तंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग धारावाही वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का, ठीक है। आगे देखिए रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो प्लाज्मा साथियों, जो कि रक्त का 55% भाग होता है। जे थॉम्सन ने किस कण की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन देखो 2 अभिकारक बनकर एक उत्पाद कहाँ बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखिए एल्केन की सजातीय श्रेणी का प्रत्येक अगला सदस्य पिछले सदस्य से 1 इकाई द्वारा भिन्न होता है, जिसमें क्या होता है, तो 1 कार्बन होता है इसमें। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जब हम किसी गुब्बारे को दबाते हैं या किसी खिलौना कार के अंदर स्प्रिंग को घुमाते हैं, तो उसके कारण अर्जित स्थितिज ऊर्जा वस्तु के किसके कारण होती है, देखो वस्तु के विन्यास के कारण होती है। विन्यास करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक कार सीधी सड़क पर एक समान चाल से चल रही है, तो इसकी दूरी समय ग्राफ क्या होगी, तो एक कार सीधी रेखा पर एक समान चाल से चल रही है, तो इसका दूरी समय ग्राफ जो है समय अक्ष की ओर आनत एक सीधी रेखा में होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बैटरी का प्रतीक क्या होता है, तो एक लंबी और एक छोटी लाइन भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तक जंतु काय यानी एनिमल बॉडी में आच्छादी या रक्षी उत्तक होते हैं, बताइए। देखो करेक्ट आएगा उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। HIV संक्रामक के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है, इनमें से किससे जो है ना HIV संक्रमण नहीं फैलेगा। संक्रमित सुइयों का उपयोग करने से बिल्कुल फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से नहीं फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने से फैलेगा। संदूषित रक्त का आदान करने से भी फैलेगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गले लगाने से नहीं फैलता है, छुआछूत करने से भी नहीं फैलता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त केवल एक ही होता है जो एल्केन श्रेणी में होता है। देखो प्रोपेन यहाँ पर एल्केन समूह का है, तो प्रोपेन जो है संतृप्त होगा, बाकी एल्काइन
और एल्कीन जो होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवत स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है? कोपर्टी नहीं, डिंबवाहिनी उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी नहीं, कॉन्डोम नहीं, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए ओरल यानी मुख से जो हम गोलियां खाते हैं ना, उससे जो है हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। अगला सवाल है विद्युतीय ऊर्जा का, देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोवाट घंटा का सही मान है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई ए में लिखा हुआ है, देखिएगा यह समान रहता है वस्तु चाहे कहीं भी हो, सही लिखा हुआ है। यह ध्रुव पर बढ़ता है, गलत। यह स्थान स्थान पर बदलता है, नहीं। यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता नहीं। द्रव्यमान हमेशा समान रहता है चाहे वस्तु कहीं भी हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डी में लिखा हुआ है, देखो द्रव्यमान संख्या कौन सा कथन गलत है ना। ए में लिखा है प्रोटियम और ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या समान होती है, गलत। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, सही है। आइसोबार की द्रव्यमान संख्या समान होती है, बिल्कुल। न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के समान होती है, ये भी सही है। ये गलत है, ये आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? भाई तो फिनोप्थिलिन ना, फिनोप्थिलिन याद रखना। फिनोप्थिलिन जो होता है एक अम्ल क्षार सूचक होता है जो कि अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी हो जाता है। आगे देखिए, एक व्यक्ति प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तक ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल लगभग कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड का होना ही चाहिए। एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वस्तु का कुल विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नाभिक के अंदर सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक सामान्य मानव आंख की समंजन शक्ति अधिकतम है तो सिलियरी मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि एक सामान्य मानव आंख की समंजन शक्ति अधिकतम है तो सिलियरी मांसपेशियों के लिए कौन सा कथन सही है? यह पूरी तरह से संकुचित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान कैथोड पर कौन सा पदार्थ एकत्रित होता है? तो कैथोड पर पूछा है ना, तो कैथोड पर क्या जमा होता है? अशुद्ध धातु का शुद्ध रूप, अशुद्ध धातु जो होता है उसका शुद्ध रूप जमा होता है। जब धातु कार्बोनेट जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। भाई अगला सवाल है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि वे एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से कण है जो हीलियम आयनों पर दोहरे आवासित होते हैं? तो ये देखो करेक्ट आएगा अल्फा कण। अल्फा कण करेक्ट आएगा। देखिए घ्राण सूचकों यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है प्याज और वेनिला दोनों अम्लीय परिस्थितियों में अपनी गंध खो देती है, गलत। अम्लीय विलयनों में प्याज का अर्क अपनी विशिष्ट गंध बरकरार रखता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, एक व्यक्ति 3 मिनट में 600 जूल कार्य करता है तो औसत शक्ति क्या होगी? चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखो कार्य यानी W का मान आपको दे के रखा है 600 जूल, ठीक है। और यहाँ पर टाइम आपको कितना दे रखा है? 3 मिनट। 3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 180 सेकंड आपका आएगा। और देखो औसत शक्ति का सूत्र होता है P = W/T, ठीक है, W/T। तो W आपको कितना दे के रखा है यहाँ? वर्क 600। और T कितना दे के रखा है? तो आपको दे के रखा है 180। इसको काटिए ना, कितना आएगा? तो देखो 6 या 18, 6 10 60, 10/3। और 10/3 को हम क्या लिखते हैं? 3.33 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र में खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी संरचना ए का प्राथमिक कार्य क्या है? अब मैं आपको चित्र दिखाता हूं साथियों, कौन सा चित्र आपके एग्जाम में दिया हुआ था।
बेसिकली वो जो क्वेश्चन है इस चित्र की बात कर रहा है, ठीक है। देखो ये इस प्रकार का चित्र आपके पेपर का ही सवाल है, आपके एग्जाम का। इस प्रकार का चित्र आपको दे के रखा था और ए में ये जो बूंदा आकार का आपको दिख रहा है ना, बूंदा आकार का, ये बूंदा बूंदा आपको दिख रहा होगा ना, ये ए, ये क्या है? तो बेसिकली ये क्या है? राइबोसोम है, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का निर्माण करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन निर्माण कर रहा है भाई ये। आगे देखो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ए में लिखा है मेडुला ऑब्लांगेटा गर्म वस्तु से हाथ हटाने जैसी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। नहीं यार, ये तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे उल्टी वगैरह आता है उसको। ये तो मेरुरज्जु करता है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। गलत कथन चयन करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे के भी देख लेते हैं। बी में लिखा है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है तथा यह चिंतन और स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल। सी में लिखा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है ना, ये मस्तिष्क और शरीर के शेष हिस्सों के बीच एक रिले के रूप में कार्य करती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही है। डी में लिखा अनुमस्तिष्क यानी सेरेबलम शारीरिक मुद्रा तथा संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। ए गलत था और गलत ही चुनना था, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम संरक्षण। पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है भाई, बताइए। देखिए बी करेक्ट होगा कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, इसीलिए संरक्षण जरूरी है। मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में किया गया था? तो लंबे पादप का, ठीक है, लंबे पौधों का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी पादप के बाष्पोत्सर्जन दर में वृद्धि करेगा? क्या आर्द्रता में वृद्धि होने से बाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा? नहीं। तापमान में कमी होने से नहीं। पवन की चाल में वृद्धि होने से बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों बहुत अच्छे सवाल थे आज और काफ़ी आपने न्यूमेरिकल आज इस वीडियो में किए हैं। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। रात में आपको जो है करेंट अफेयर्स का क्लास मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।